हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी। एक फेमस प्ले द हैरी एप यूजीन ओ नाइल द्वारा लिखित आज हम इसका एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा कुछ कहा गया है कि किसी भी इंसान की कभी कभी कुछ शब्द उसके जीवन को बदल देते हैं। ऐसे ही एक द हैरी एप में जो करेक्टर है द यंग यंग वो भी इस तरह ही कुछ बोलता है। यंग एक मिल्डर्ड से मिलता है और एक छोटी सी मुलाकात उसकी दुनिया बदल देता है। प्ले के अंत में यंग एक मॉडर्न ट्रेजिक हीरो के रूप में सामने आता है। मॉडर्न ट्रेजिक हीरो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अरिस्टोले की तरह यह यंग किसी हायर स्टेटस से बिलोंग नहीं करता, बल्कि एक आम इंसान है जो सोसाइटी में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर इस प्ले की बात करूं तो द हैरी एप यूजीन ओ नाइल ए फेमस आयरिशमैन प्ले लिखने वाले व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। फ्रेंड्स, द हैरी एप इज 1922 में एक्सपीरियंसिस्ट प्ले है। 1922 में लिखा गया था। इसका पूरा नाम जो था फ्रेंड्स, द हैरी एप ए कॉमेडी ऑफ एंशिएंट और मॉडर्न लाइफ। इसमें टोटल फ्रेंड 8 शॉर्ट सीन हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसके मेन कैरेक्टर के बारे में हम जान लेते हैं। जो मेन कैरेक्टर है इसका फ्रेंड्स, जो बॉब यंग है, स्मिथ हैं। यंग ए फायरमैन है जो इस प्ले का मेन कैरेक्टर है। इसे प्रोटागनिस्ट के रूप में भी हम जानते हैं। ये अटलांटिक ओशियन लाइनर में काम करता है। वो इस प्ले में वह अपनी आइडेंटिटी को फाइंड आउट करना चाहता है। दूसरा कैरेक्टर पैडी है जो कि ओल्ड वाइस आयरिशमैन है जो यंग के साथ ओशियन लाइनर में काम करता है। पैडी का मानना है कि वह शिप में स्लेव लेबर के रूप में काम करते हैं और वह पुराने दिनों को याद करता है। हमारा अगला कैरेक्टर है लॉन्ग, जो कि ओशियन लाइनर में फायरमैन का काम करता है और वह मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। यह वही कैरेक्टर है जो यंग को न्यूयॉर्क सिटी दिखाने के लिए सबसे पहले ले गया था। हमारी नेक्स्ट कैरेक्टर है मिल्डर्ड डगलस, अ रिच 20-year-old डॉटर ओनर ऑफ द नजरीन। मिल्डर्ड सोशियोलॉजी की स्टूडेंट है। गरीब लोगों को समझने और हेल्प करने के लिए काम करती है। सर्विस प्रोजेक्ट पे काम करती है। गरीब लोगों को बारे में जानना चाहती है। हमारा अगला कैरेक्टर है मिल्डर्ड आंट है जो कि अरिस्टोक्रेटिक वीमेन है। सेकंड इंजीनियर भी ओशियन लाइनर में काम करता है। द सेक्रेटरी ये IWW न्यूयॉर्क सिटी में है, उसमें काम करता है। आइए अब प्ले की कहानी को डिस्कस करते हैं। प्ले की शुरुआत ट्रांस अटलांटिक ओशियन लाइनर में से शुरुआत होती है जो कि जहाज़ के इंजन में कोयला डालने का काम करती हैं। प्ले जब शुरुआत होता है तो जो देखा जाता है जो फायरमैन होते हैं फ्री टाइम में आराम कर रहे होते हैं और बियर पीते हैं। सब आपस में बात करते हैं। ये सभी फायरमैन जो कि बहुत ही आपस में स्ट्रांग हैं, लेकिन एक जो फायरमैन है यंग, जो सबसे डरावना है और स्ट्रांगली वॉइस है उसकी, जब भी वो कुछ बोलता था सभी सभी चुप चुप हो जाते थे। अगर वो बियर मांगता था तो सब उठ के उसको बियर देते थे। हम यह कह सकते हैं कि यंग जो है उस ग्रुप का लीडर था। सब आपस में बात कर रहे होते हैं तो जिस उसी समय यंग फ्रस्ट्रेट होता है और सबको शांत रहने की चेतावनी देता है। एक वर्ड यूज किया गया है फ्रेंड्स, आप देखिए, एक कोटेशन है। इसमें देखिए, कांट यू सी आई एम ट्राइंग टू थिंक। इसमें फ्रेंड्स एक थिंक की जगह टिंक का यूज किया गया है क्योंकि यूजीन ओनाइल का जो प्ले है इसमें फ्रेंड्स
वो लोकल लैंग्वेज की यूज़ करते हैं, आम इंसान की लैंग्वेज की यूज़ करते हैं, क्योंकि वो आम इंसान की भाषा को बता रहे हैं, इसलिए आम व्यक्ति की लैंग्वेज को यूज करते हुए थिंक की जगह थिंक लिखते हैं। इनका एक वे ऑफ स्पीकिंग है। कांट यू सी आई एम ट्राइंग टू थिंक। यह सुनकर सभी वर्कर हंसना शुरू कर देते हैं, तो यंग लाउडली कहने लगता है थिंक थिंक थिंक, क्योंकि वो जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जो या प्रोफेशन है, उसमें शायद इंटेलेक्चुअली सोचने का काम काम करने का वो यहाँ आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये फिजिकल लेबर का काम करते हैं, इसलिए थिंक वर्ड पे उनको हंसी आ जाती है। जब सब आपस में बात कर रहे होते हैं, उसी समय कुछ ड्रंकर्ड वर्कर अपने घर के बारे में याद करते हैं। यंग उनको अपने घर की याद करता हुआ देख वह गुस्सा हो जाता है, क्योंकि यंग का मानना है कि यह शिव ही उसका घर है। बाकी अपने बचपन की कहानी को भी अपने फ्रेंड के साथ डिस्कशन करता है और कहता है, क्योंकि उनके फादर उसको मारते थे, उसकी मदर की डेथ हो गई थी। यंग एज ए स्टॉकर अपने जॉब के लिए कितना टेक रहते थे, लेकिन फिर भी इसको अपना वो घर मानते हैं। दूसरी ओर एक फायरमैन लॉन्ग, वो जो लॉन्ग था वो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत प्रभावित था। वो सोचता है कि जो मेरी हालत हुई है कैपिटलिस्ट के कारण हुआ, क्योंकि जो अमीर है अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं गरीब होते जा रहे हैं। लॉन्ग को लगता है ओशियन में शिप चलाने का काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्क होता है, लेकिन फिर यह सोचता है कि उसकी जो आइडेंटिटी है एक स्लेव से कम नहीं है। यंग को तो सिर्फ अपनी आइडेंटिटी पे गर्व है। उसको लगता है कि हम इंजन चलाते हैं, उनके वजह से सब कुछ हो रहा है। उसको गुरूर होता है, और वह लॉन्ग को डांटते हुए कहता है कि उसे सैल्वेशन आर्मी ज्वाइन कर लेना चाहिए अगर वह अपने जॉब से संतुष्ट नहीं है। तभी एक ओल्ड वॉइस आती है, वो बताता है वो कहता है कि पैडी पुराने दिन जो थे बहुत अच्छे थे, वह अपने इस जॉब से सेटिस्फाई नहीं है। पैडी को लगता है कि वह गुलामों की तरह काम करता है। यंग को पैडी की यह बात जरा भी अच्छा नहीं लगता है। वह पैडी को मरा हुआ इंसान समझता है जो कि पास्ट में जी रहा है। यंग को पैडी की पास्ट में जीने की आदत जरा भी अच्छी नहीं लगती है। उसको अपने जॉब पे नहीं बल्कि अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पे, पैडी सोचता है कि उसको फिजिकल स्ट्रेंथ पे ज़्यादा गुरूर है। वह बोलता भी है आई एम द स्टार्ट आई एम द एंड। उस पर इससे आप समझ सकते हैं अपने उस पर यह आइडेंटिटी कितना गर्व है। दूसरी सीन में हम देखते हैं कि मिल्ड्रेड डगलस और अपने आंट के साथ बात करती है। मिल्ड्रेड अपनी सोशल वर्क पे काम कर रही है, और जिसका सोशल वर्क का जो काम है उसको यह समझ में नहीं आती है इस सर्विस को इंटरनेशनल लेवल पे क्यों ले जाना चाहता है, क्योंकि मिल्ड्रेड को लगता है कि मिल्ड्रेड की अमीरी गरीबों की गरीबी को और ज़्यादा एहसास दिलाएगी, इसलिए उसको यह सब वर्क फुटाइल लगता है। दरअसल मिल्ड्रेड और उसकी आंट यहाँ बैठे सेकंड इंजीनियर का वेट कर रहे हैं, जो मिल्ड्रेड को स्टॉकर में के पास लेके जाएगा, क्योंकि वो देखना चाहता है स्टॉकर के पास वर्कर कैसे काम करता है। मिल्ड्रेड झूठ बोलती है कि पास्ट में जाने के लिए उसके पास परमिशन है, इसलिए मिल्ड्रेड ने अपने फादर के नाम को यूज करती है। सेकंड इंजीनियर जो मिल्ड्रेड को लेने आता है तो उसको वाइट ड्रेस चूज करने के लिए बोलता है क्योंकि स्टॉक हाल में वो वाइट ड्रेस गंदी हो जाएंगी, लेकिन वो ऐसा करने से इनकार करती है। सीन 3 के शुरुआत में हम देखते हैं कि यंग
कोयला डालने का काम करते हैं। वर्कर थोड़ी थोड़ी में रेस्ट लेते थे। जब भी विसेल की आवाज़ आती थी तो अपना काम करने में लग जाते थे। जब एक बार फिर दोबारा विसेल की आवाज़ आई तो यंग को बहुत गुस्सा आता है और विसल बजाने वाले पे चिल्लाया। यंग जब गुस्से में चिल्लाया तो थोड़ी बार देखा कि सब वर्कर ने काम करना बंद कर दिया है। मिल्डर यंग के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। यंग जैसे ही पलट के पीछे देखता है तो मिल्डर की फिजिकल अपीयरेंस को देखकर उसके मुंह से केवल एक ही वर्ड निकलता है, फिल दी बीस्ट, और वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। फिल दी बीस्ट। देखते हैं कि मिल्डर द्वारा सीन आके उसका मजाक उड़ाते हैं। टैडी कहते हैं मिल्डर इस तरह से देख रही थी कि जैसे कि वो हेयरी एप हो। इस बात को सुनकर यंग को बहुत गुस्सा आता है और मिल्डर के पीछे हो जाता है और बाकी को वर्कर को रोक लेते हैं। और उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि मुझे पता है कि मिल्डर यहाँ क्यों आई थी, क्योंकि दरअसल वह कहते हैं कि वो देखने आई थी कि वो कैसे काम यहाँ करते हैं और देखना चाहती कि वो मेरे गुलाम हैं। यंग को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लांग के साथ उसको न्यूयॉर्क, यंग को न्यूयॉर्क लेके आता है ताकि उसको दिखा सके कि वो कैसे काम करते हैं। यंग अभी भी उसी रूम में था। वो लांग से पूछता है कि मिल्डर जैसे लोग कहाँ पे हैं। वो कहता है कि अभी हम चर्च में हैं, जैसे ही चर्च के यहाँ प्रेयर ख़त्म होगा हम सड़कों पे आ जाएंगे। प्रेयर ख़त्म होने के बाद जब यंग सड़क पर देखता है तो उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। बेवजह लोगों को रास्ते में आने से लांग बहुत परेशान हो जाता है और यंग को यह चेतावनी देकर चला जाता है कि अगर उसके पास कुछ भी होता है उसका जिम्मेवार वह नहीं होगा। लांग के जाने के बाद यंग अमीर लोगों से लड़ना शुरू कर देता है। वह उनके पास जाकर बेवजह उनसे बात करने की कोशिश करता है। यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि किसी भी नज़र में वह प्रेजेंस नहीं था, यानी कि उसकी आइडेंटिटी वहाँ पता नहीं चली थी। यानी कि अमीर लोगों के बीच में उसकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं थी। उसको बहुत गुस्सा आता है और एक पर्सन पे वह ज़ोर से पंच करता है और वह पर्सन जो है पुलिस को कॉल कर देता है। सबसे अहम बात यह है कि वह पुलिस को नहीं बुलाता है क्योंकि उसका बिहेवियर जो है ख़राब है, बल्कि इसलिए नहीं बुलाता है उसके बस में ये नहीं। फिर पुलिस के आने के बाद पुलिस यंग को ले जाती है और पुलिस और यंग जो है रॉडिन में द थिंकर की पोजीशन में बैठा है और यहाँ देखता है कि एक स्टैचू किसी डीप थॉट में है। उसी मूड में वह जेल में भी बैठा हुआ है। जेल में जब स्टील की राड को देखता है तो कहता है स्टील दिस इज ए रॉन्ग। बाकी सब लोग उसकी इस तरफ से बोलते हुए देखकर हंसना शुरू कर देते हैं। वह बाद में पता चलता है कि इस मोशन को इंटरलाइज कर लिया है और बाद में पता चलता है हेयरी ऐप है। बाद में कहता मैं एक हेयरी ऐप हूँ। यह सब एक शो करता है कैसे यंग एक आइडेंटिफाई से गुजर रहा है। उसके बाद प्रिजनर IWW वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन उसको ज्वाइन करने की सलाह देता है। जेल में स्टील की सलाखों को देखकर उसको मिल्डर के फादर की याद आ जाती है। उनका भी स्टील का काम था। उनको यह लगता है कि मिल्डर की फादर कोरिकली ट्रैक्ट कर रखा है। इसी फ्रस्ट्रेशन में वह सलाखों को अपने हाथों की ताकत से तोड़ना चाहता है। 7th सीन में हम देखते हैं IWW के यंग में सिटी में सेक्रेटरी से मिलता है और उससे कहता है कि वह इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता है,
लेकिन IWW की सेक्रेटरी को यह लगता है कि गवर्नमेंट का जासूस है, जिसे सर्च करने के लिए भेजा है। जब सेक्रेटरी पूछता है तुमको किसने भेजा है, तो उसको ये समझ में नहीं है, तो उसको बाद में लगता है कि यंग बहुत ज़्यादा ही स्टूपिड है। सेक्रेटरी के वर्ड उसको लास्ट आइडेंटिफाई पे फाइंड था। उसको उसको एहसास हो जाता है कि उसको इंसान समझने की जगह और सोसाइटी एक बिस्ट समझती है। उसको बाहर फेंकवा दिया जाता है। फिर वहीं रॉडेन थिंकर की पोजीशन में बैठा है। यंग सोचता है कि पैसे एक सेलिब्रेटेड वर्कर था, अब बहुत ही लिमिटेड फील करता है और खुद से ही बातें करता है। उसको ऐसा देखकर पुलिस आता है और उसको यहाँ से भगाने की कोशिश करता है। लेकिन लास्ट सीन में हम देखते हैं कि यह एक सेंट्रल पार्क जू की मंकी हाउस की तरफ जा रहा है। जब वह जू के पास पहुँचता है तो देखता है कि के अंदर एक बहुत बड़ा गोरिल्ला बैठा है, जो कि रॉडेन थिंकर की पोजीशन में बैठा है। यहाँ मेटाफोरिकल है, यानी कि यहाँ अब इसको देखने को मिलता है कि गोरिल्ला भी उसी पोजीशन में बैठा है। वह जैसे को समझ रहा हो, उसको लगता है कि जैसे कि गोरिल्ला वो समझ रहा हो, देखकर खड़ा हो जाता है, अपने चेस्ट को बीट करता है। उसकी इस हरकतों को देखकर यंग को खुशी होता है। उसको ऐसा लगता है कि गोरिल्ला उसकी सोसाइटी को चैलेंज कर रहा है। उसको लगता है कि गोरिल्ला सब समझ रहा है। वह गोरिल्ला को बोलता है, वह गोरिल्ला की केस ज़ोर ज़ोर से हिलाता है और जिससे गोरिल्ला बहुत एग्रेसिव हो जाता है। वो गोरिल्ला से बात करता है, तुम लकी हो, तुम ह्यूमन बीइंग से बिलोंग नहीं करते हो। वहाँ उसको लगता है कि जब दोनों सेम चीज़ से बिलोंग करते हैं तो गोरिल्ला को कैसे बाहर निकालें। जैसे गोरिल्ला बाहर निकलता है तो यंग से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है, बट गोरिल्ला उसे पूरी तरह से उसे क्रश कर देता है। फिर उसको ज़मीन पे पटक देता है। पिंजरे में यंग पड़ा हुआ है और बाकी बंदर भी उस पर अटैक करने के लिए प्रयास करते हैं। शायद उसको यहाँ एहसास हो गया, यहाँ वह इस जगह से बिलोंग नहीं करता, और इसके साथ ही उसकी मौत हो जाती है।